तो आर्टिकल 21 हो गया। आर्टिकल 22 में सिंपल है, ये थोड़ा सा समझ लो, गिरफ्तारी से संबंधित है ये। आर्टिकल 22 जैसे 20 क्या था, 20(1) क्या था, 20(1) था कि अगर विधि के मतलब कोई कानून लागू होने से पहले या बाद में अगर कोई अपराध है तो सजा नहीं मिलेगी। मतलब जब तक वो कानून है उस संदर्भ में अगर कोई काम करते हुए पकड़े गए हो आप बहुत हाँ उसका उल्लंघन करते हुए, हाँ तब आपको सजा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। यानी कि कानून जब लागू है, पहले या उसके बाद। कानून जब लागू है उस टाइम आपने कानून का उल्लंघन किया तब आपको अपराधी माना जाएगा। यानी कि मतलब अपराध के समय लागू किसी कानून का उल्लंघन तब आपको अपराधी माना जाएगा, उससे पहले या उसके बाद में नहीं माना जाएगा। तो ये 20(1) हो गया। 20(2) क्या कहता है, एक अपराध के लिए आपको 2 बार दंड 2 या अधिक बार है ना, 2 बार भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और 3 क्या कहता है फिर, किसी भी मतलब आपके लिए अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं हो। हाँ ठीक है। अब आर्टिकल 22 यही चीज़ है, थोड़ा इससे संबंधित रिलेटेड मिल जाएगा। इस आर्टिकल 22 में लिखो मनमानी, ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। मनमानी गिरफ्तारी, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण, इनसे आपको संरक्षण मिलेगा। ठीक, यानी कि आर्टिकल 22 में आपको ऐसा बता दिया कि आपकी मनमानी गिरफ्तारी नहीं होगी और निवारक नज़रबंदी, निवारक नज़रबंदी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। यानी कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी। कोई बात नहीं, आ जाओ आराम से आओ। ठीक है, अभी शुरू करा हमने, चलो अभी आप समझो। सुने, देखिए हम लोग ने आर्टिकल 22 शुरू करा, आप भी सुन लो कि आर्टिकल 22 ने शुरू करा। आर्टिकल 22 में हालांकि जितना छूट गया ना पहले का वो आप देख लेना। अभी क्या है, आर्टिकल 22 हमने ताज़ा शुरू करा है। तो आर्टिकल 22 में क्या है, ये लाइन लिखनी है, मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण। यानी कि आर्टिकल 22 आपको क्या कहता है, मनमानी गिरफ्तारी और और निवारक नज़रबंदी से आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो निवारक नज़रबंदी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब इन दोनों के मतलब क्या होते हैं, मनमानी गिरफ्तारी, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मनमानी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर लिए जाएंगे। आपको कभी मन दिया ही आपको गिरफ्तार कर लिया, ऐसे आपको मन से कभी भी गिरफ्तार नहीं करा जाएगा। तो समझ रहे हो, उसका ये परिभाषा लिखवानी पड़ेगी इसकी। मनमानी गिरफ्तारी तो समझ गए, निवारक नज़रबंदी समझ में आ रहा है, वो नहीं समझ में आ रहा होगा। ये तो ठीक है कि आपको कभी भी किसी भी प्रकार कभी भी चलते रास्ते हो उठा लिया गिरफ्तार कर लिया, मनमानी तरफ ऐसे भी नहीं, या मनमानी गिरफ्तारी लिखनी है वो समझ में आता है। आप पहले समझो निवारक नज़रबंदी, मैं समझा देता हूँ। निवारक नज़रबंदी क्या होता है कि ऐसा है कि हमें लग रहा है कि आप कोई अपराध करने वाले हो, ऐसा आशंका करा रही है, उससे उस आशंका में आपको उठा लिया जाए, कि आपको बैठा दिया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए और आपको निवारक नज़रबंद कर दिया जाए, प्रिवेंटिव आपको रोक दिया जाए कोई काम करने से। आप वो कहेगा मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहा है, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक नज़रबंदी का हवाला देके कि हमें लगता है कि तुम ऐसा कुछ काम करने वाले हो, तो ताकि कुछ समाज में लोक व्यवस्था ना बिगड़े, तो हमें अगर शक की बिना पे हम उठा लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, और उसमें इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ, किसी को भी उठा लिया, तो इस दिक्कत है। तो फिर वही सब केस में हमें अंदर खोलने पड़ेंगे। बाकी इतना क्या पढ़ते चलो, ये आर्टिकल 22 हो गया, आर्टिकल 23 पे पहुँचे हम लोग, लेकिन हमें थोड़ी खाल उधेड़नी है, समझना है ठीक से अच्छे से कि है क्या। तो निवारक नज़रबंदी जैसे मनमानी गिरफ्तारी ठीक आ गया, तो इससे संरक्षण हो गया। इसके नीचे पहले 2 लाइन लिख लो, कि 2 लाइन लिखो कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ठीक है। जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ठीक। मनमाने वकील से परामर्श की
मनमाने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। मनमाने मतलब उसको जिससे भी अच्छा लग रहा है वो अपने मर्जी का वकील चुनेगा। मनमाने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। विराम, व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट लिखते हैं, मैजिस्ट्रेट। ठीक है, व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर, यानी जो गिरफ्तार जिसे किया है उसको 24 घंटे के भीतर निकटतम मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिसमें, एक लाइन स्मॉल लिख लो, जिसमें, यही तीसरा पॉइंट, जिसमें यात्रा अवकाश आदि का समय शामिल नहीं होगा। यात्रा अवकाश आदि का समय शामिल नहीं होगा। समय शामिल नहीं होगा। ठीक है, अभी सब ये चीज़ समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से आपको संरक्षण देता है आर्टिकल 22 की। एक बात है कि ये कि भाई आपको क्या है, जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करेगा उसको गिरफ्तारी का कारण बताओगे। ठीक है, आप यहाँ समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम लोग आर्टिकल 22 पढ़ रहे हैं, पुराना तो पुराना है ना। और जिस व्यक्ति को आपने करा गिरफ्तार उसको मनमाने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, कि वो किसी वकील को चुनना चाह रहा हो। उसको ये नहीं कहोगे ये वकील है मौजूद है इन्हीं से बात कर लो, ऐसा नहीं। उसको जो वकील अच्छा लग रहा हो वो अपने वकील से बात करेगा। ठीक है, तो उसका अधिकार है ये। और 24 घंटे आपने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम मजिस्ट्रेट जो डीएम वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके पास आपको ले जाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपने आज गिरफ्तार किया तो फटाफट 24 घंटे के अंदर वहाँ पेश करना होगा, तब वहाँ डीएम बताएंगे क्या करना का, आगे वाली बात है। लेकिन क्या है, अगर आपको उसमें 24 घंटे में ये नहीं गिना जाएगा यात्रा समय कि बताइए यात्रा करने में 24 घंटे निकल गए, आप पता है डीएम निकटतम वाला डीएम ही इतनी दूर है तो 2 दिन यात्रा करने में लग रहा है हमें, तो 2 दिन अगर यात्रा करने में लग रहा है किसी वजह से तो वो आपको यात्रा का समय नहीं गिना जाएगा। या किसी दिन छुट्टी है, आज डीएम बैठेंगे नहीं वहाँ पे, तो वो आप उसमें लिखा 24 घंटे तो वो दिन नहीं गिना जाएगा। ये बात समझ में है कि आपके पास मतलब यात्रा का समय हटा दिया जाए, अवकाश वगैरह आदि इन चीज़ों से समय हटा दिया तो अपनी मर्जी से अपने घर में मत बैठा लो या थाने में बैठा लो, तो आप प्रोसेसिंग पूरी चलाते रहो। उस प्रोसेसिंग को 24 घंटे ना उससे ज़्यादा ना हो जाए, उस 24 घंटे में आपको डीएम के सामने प्रस्तुत करना होगा कि भैया इनको हमने ऐसे पकड़ा है। ठीक है, बाकी कार्रवाई आगे की होगी वो होगी कि कहाँ भेजना है क्या नहीं करना है। तो ये समझ में आया। अब जो अधिकार, ये जो अधिकार है ये इसमें लिखो, लेकिन एक यहाँ पे ऐसा कर लेकिन लिखते थोड़ा इधर रख के जिससे थोड़ा अच्छा लगे। लेकिन यहाँ पे लेकिन लिखा और यहाँ पे लिखा, अब जो भी लिख रहे हो आप तो अच्छा लगता है कि आपने देखा कि ऐसे लिखा और लेकिन जैसा दिख जाता है कि अच्छा लेकिन कुछ इसमें अलग भी बात है, लेकिन और यहाँ से लिखना चालू कर दिया। लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। ये अधिकार जो आपको मनमानी गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से संरक्षण मिल रहा है ना, ये अधिकार 2 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। लेकिन ये अधिकार 2 प्रकार के व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार? ये वाला। ठीक है, ये चीज समझते रहना। जो ये लिखा है ना ऐसे करके, ये हमने बात लिखी है, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, मनमाने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट जो सबसे निकटतम मजिस्ट्रेट है वहाँ पर ले जाना होगा, यात्रा अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। ये जो है, ये जो अधिकार है, ये वाला अधिकार 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होगा। और लेकिन 2 प्रकार के व्यक्ति कौन कौन है? नंबर 1 शत्रु अन्य देशीय, वो ये टर्म लिखा हुआ है, शत्रु अन्य देशीय। ठीक है, शत्रु अन्य देशीय यानी कि एनिमी एलियन बोलते हैं, एनिमी एलियन इंग्लिश में अगर मतलब टर्म है इसको, एनिमी एलियन, एनिमी एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, जो आप लोग बोलते हैं एलियन आ गए, विदेशी बोलते हैं।
एलियन के टर्म जैसे फॉरेन बोलते हैं हम लोग, फॉरेनर भी बोलते हैं, तो एलियन का मतलब विदेशी होता है। आप डिक्शनरी में सर्च मारोगे एलियन तो उसमें विदेशी लिख के आएगा, विदेशी तो आया हो। ठीक है, शत्रु अन्यदेशी। दूसरा लिखो निवारक। निवारक जो ये निवारक, नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, यानी कि अगर इस नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति कर लिया तो आपको उसको गिरफ्तारी कारण नहीं बताना होगा, आपको मनमाने वकील से परामर्श करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसे मतलब बता दिया कि भैया आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया, आपको निवारक नज़रबंद किया गया। निवारक नज़रबंद के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, निवारक नज़रबंदी के तहत गिरफ्तार व्यक्ति। ठीक है, दो तीन चीज़ निवारक नज़रबंदी के बारे में समझ लो, एक हेडिंग टाइप में चाहे बना लो। देखो निवारक नज़र मैं यहाँ समझा रहा हूँ, फिर आपको जैसे लिखना वैसे लिखना। निवारक नज़रबंदी को समझो क्या है कि मैंने अभी आपको बता दिया कि आप किसी भी व्यक्ति पे जो आशंका लग रही है अपराध कर सकता है। एक देखो होती दंडात्मक नज़रबंदी होती है। नज़रबंदी का मतलब समझ रहे हो, नज़रबंद कर दिया, आपको हिलने डुलने नहीं दिया जा रहा है, आगे कुछ काम करने नहीं जा रहा है। तो दंडात्मक क्या है, आपने अपराध कर दिया, उसके बाद आपको दंडात्मक दंड दिया जा रहा है, आपको नज़रबंद कर दिया जा रहा है कि तुम इसमें कोठरी में पड़े रहोगे इतने साल तक। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है। निवारक नज़रबंदी का मतलब प्रिवेंटिव, पहले रोक दिया पहले से ही कि हमें लगता है कि कुछ अपराध कर सकता है तो उसको हमने पहले ही कर लिया। तो क्या है निवारक नज़रबंदी का मतलब, यानी कि दंडात्मक नज़रबंदी से अलग है। दंडात्मक नज़रबंदी क्या है, अपराध करने के बाद उसको नज़रबंद किया जाता है, यहाँ अपराध करने से पहले ही। ठीक है, मैं भी एक बार लिखवा भी दूंगा हल्का था, लेकिन अपराध करने से पहले ही। और यहाँ पर क्या निवारक नज़रबंदी क्या है कि ये जो है इसमें आप निवारक नज़रबंदी के तहत अधिकतम 3 माह, मैक्सिमम 3 माह तक रख सकते हो एक व्यक्ति को, मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, 3 महीने बहुत हो गए कि आपने वो कहा भाई कितना अपराध कर सकता हूँ मैं, 3 महीने तक रख सकता हूँ। 3 महीने से अगर आपको और बढ़ाना है कि नहीं और इनको रोक सकते हैं, अभी हमने अगर हमने छोड़ दिया तो ये कल को कुछ समाज में कोई केओस मच सकता है, लोग व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो क्या है 3 महीने से और बढ़ाना आगे, तो एक मतलब सदस्य बोर्ड बनेगा, एक बोर्ड बनेगा, उसमें 3 सदस्यीय बोर्ड बनेगा, 3 सदस्य लोग बैठेंगे। ठीक है, 3 सदस्यीय बोर्ड देखो वो सलाह देगा, जब वो सलाह देगा क्या ठीक है आप 3 महीने से आगे और रख सकते हो, तब और इन सदस्य में कौन कौन होगा कि वो हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं, वर्तमान जज हो सकते हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हो सकते हैं, और हाई कोर्ट के जो जज बनने की योग्यता रख सकते हैं कि हाई कोर्ट के जज ये बन सकते हैं, इसके पास योग्यता है। तो ऐसे 3 सदस्य का पैनल बनेगा, वो 3 सदस्य का पैनल सलाह कर मशवरा करके एक निर्णय देगा कि आप 3 माह से ज़्यादा भी इनको रख सकते हो। आई बात समझ में? ये निवारक नज़रबंदी क्या हो गया, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अपनी भाषा में लिख लें। निवारक नज़रबंदी क्या हो गया कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा अपराध किए जाने से पहले ही भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका के आधार पर, मतलब ये शुद्ध भाषा हो गई, मतलब हमें लग रहा है कि ये भविष्य में अपराध कर सकता है तो उस आशंका से उसको गिरफ्तार कर लेना। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका से गिरफ्तार कर लेना, ये निवारक नज़रबंदी हो गया। और दंडात्मक क्या हो गया, दंडात्मक पता ही अपराध करने के बाद उसको नज़रबंद कर दिया गया, मतलब हमें लग रहा है कि भविष्य में अपराध करेगा तो उसकी आशंका से उसे गिरफ्तार कर लेना। ठीक है, निवारक नज़रबंदी समझ में आ गया। और निवारक नज़रबंदी भविष्य में क्या बोला आपने, क्या लिखा क्या है मुझे एक बार तेज से बोलो मुझे। किसी को भविष्य में, किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध किए जाने की आशंका से गिरफ्तार करना। ठीक है, आपने लिख लिया। ठीक, ये नज़रबंदी के बारे में ये बात हो गई। एक चीज़ और लिख नज़रबंदी के बारे में, ये लिख लिया है कि 3 महीने तक मैक्सिमम रख सकते हो, और अगर 3 महीने से बाद में और बढ़ाना है कि हम 3 महीने के बाद और भी रखना चाह रहे हैं तो क्या है 3 सदस्यीय एक पैनल बनाना पड़ेगा आपको, 3 सदस्यीय बोर्ड, एक 3 सदस्यीय बोर्ड होगा। उस 3 सदस्यीय बोर्ड में 3 सदस्य कौन कौन होंगे, हाई कोर्ट के जो जज हैं, यानी हाई कोर्ट के जो वर्तमान जज होंगे। ठीक, यानी इसमें कौन कौन से सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, वर्तमान जज या फिर अवकाश प्राप्त मतलब रिटायर्ड, अवकाश प्राप्त जज। ठीक, या फिर योग्यता, जो हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं, योग्यता रखने वाले जज, योग्यता रखने वाले व्यक्ति, वो जज थोड़ी होंगे, वो तो व्यक्ति होंगे। योग्यता, जो हाई कोर्ट की योग्यता, हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, तो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति, वो इन 3 सलाहकारी बोर्ड होगा ना, 3 सदस्यीय बोर्ड।
ठीक है। निवारक नजरबंदी को हमने अब क्या क्या समझ लिया, निवारक नजरबंदी समझ लिया कि परिभाषा देख ली कि भविष्य में अगर अपराध हो सकता है उस आशंका से हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं और अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार कर सकते हैं, और 3 माह से अगर हम उसको ज़्यादा बढ़ाना है तो हम क्या है 3 सदस्यीय सलाहकारी बोर्ड बना होगा, उस सलाहकारी बोर्ड से वो सलाह देगा कि हाँ आप आगे रख सकते हो नहीं रख सकते हो। उन 3 सदस्य में कौन कौन हो सकते हैं, हाईकोर्ट के वर्तमान जज या तीनों हो सकते हैं, तीनों वर्तमान जज हो सकते हैं, या एक वर्तमान जज हो सकता है, एक अवकाश प्राप्त हो सकता है, एक ही हो सकता है, ठीक है, ये तीनों एक में से हो सकते हैं। वो आप समझ लेना कैसे ऊपर से हो सकता वो उस कंडीशन के हिसाब से है। तो उसमें मतलब सदस्य में कौन, हाई कोर्ट के वर्तमान जज, अवकाश प्राप्त जज यानी जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और योग्यता रखने वाली व्यक्ति यानी कि जो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, उनके पास एलिजिबिलिटी पूरी है, बस वो जज नहीं बने अभी लेकिन वो बन सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आ सकते हैं और वो सलाह करेंगे ठीक है आप 3 महीने से ज़्यादा भी निवारक नज़रबंदी कर सकते हो, लेकिन नहीं वो या फिर नहीं कर सकते हो, बता सकते हैं कि नहीं आप रोक दो भाई 3 महीने बहुत हो गए एक के हिसाब से, तो वो जो भी डिसाइड करेंगे। तो ये हो गया। एक चीज़ में और लिख लो बल्कि कि ये निवारक नज़रबंदी क्या है, समवर्ती सूची का है, समवर्ती सूची में है ये निवारक नज़रबंदी क्या है, अगली लाइन में लिख लेना समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची। ये हमने बात करी थी समवर्ती सूची वगैरह की, हमने बात करी थी एक राज्य सूची है, एक केंद्र संघ सूची है और एक समवर्ती सूची। हमने सूचियाँ बात करी थी, अनुसूची अलग, ये सूची एक जगह हमने बात करी थी। एक फिर से मोटा मोटा समझ लो, जो अनुसूची है उस अनुसूची में 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची हैं अनुसूची सूची समझ में आया। इसमें एक होती है संघ सूची, संघ सूची का मतलब क्या हो गया, और एक अभी संघ सूची मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो जिन पे केंद्र कानून बना सकता है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन पे राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती जब हमने बोल दिया कंकरेंट, इसको इंग्लिश बोलते हैं कंकरेंट, तो इस पर दोनों बना सकते हैं। तो इस समवर्ती में इस पर निवारक नज़रबंदी में कानून राज्य भी बना सकता है केंद्र भी बना सकता है, ठीक है। जैसे शिक्षा एक विषय है, शिक्षा क्या है वो समवर्ती सूची का विषय हो गया, अब केंद्र भी उस पर कानून बना सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी केंद्र भी ला सकता है और राज्य भी अपने हिसाब से शिक्षा नीति तय कर सकता है, ठीक है। कानून क्या है, वो कानून अपने राज्य अपने हिसाब से देखेगा। कृषि का विषय क्या है, राज्य अपने हिसाब से देखेगा, ठीक है। तो ऐसा समझ में आया, यानी कि ये निवारक नज़रबंदी समवर्ती सूची का विषय है, दोनों कानून बना सकते हैं। ये लिखा, एक ले आना और लिख लो इसमें, मतलब एक जो टॉपिक है निवारक नज़रबंदी से कि वो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको समझ में आएगा इसका दुरुपयोग कैसे होता है। निवारक, अगली लाइन से लिखना, निवारक नज़रबंदी केवल 4 आधारों पर की जा सकती है, केवल 4 आधार, मतलब ये 4 आधार पे आप निवारक नज़रबंद कर सकते हो किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो 4 आधार कौन कौन से हो गए, राज्य की सुरक्षा, दूसरा लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, तीसरा विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध, ठीक। और चौथा लिख लो आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, यानी कि ये क्या है, निवारक नज़रबंदी केवल 4 आधारों पर की जा सकती है। आपको किसी को निवारक नज़रबंद करना है किसी व्यक्ति को, तो केवल आपके पास 4 आधार, उन्हीं आधार पर कर सकते हो। पहला आधार क्या, राज्य की सुरक्षा, आपको लग रहा है कि भविष्य में राज्य की सुरक्षा पर कोई खतरा हो सकता है तब आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको लगता है कि लोक व्यवस्था भी कर सकती है भविष्य में, तब आप निवारक नज़रबंद कर सकते हो किसी व्यक्ति को। और आपको लगता है कि विदेशी राज्यों के साथ इसके मित्रतापूर्ण संबंध है, यानी कि ऐसे विदेशी उसमें बहुत ज़्यादा मित्रता दिखा रहा है और हमारे यहाँ पे सीक्रेट वगैरह लीक कर रहा है और हमारे यहाँ पे कोई तकलीफ होने वाली, भविष्य में हमारे यहाँ कुछ बिगड़ सकता है, यानी पाकिस्तान से मित्रतापूर्ण संबंध कर ली जाते हैं, अगर एग्जाम्पल समझना है तो। और तीसरा क्या, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति, आवश्यक सेवाओं का मतलब क्या है, जो बहुत ज़रूरी सेवाएं, जैसे दवाई के मुहैया कराना, जैसे कोरोना आ गया तो उस टाइम दवाइयाँ आपको प्रॉपर पूर्ति करानी है, उस टाइम कोई बाधा डाल रहा है कि ये दवाई हमें अभी आवश्यक है, यहाँ पे सब जगह दवाइयाँ पहुँचनी चाहिए, सब जगह वैक्सीन पहुँचनी चाहिए, किट पहुँचनी चाहिए, सब जगह पीपीई किट वगैरह सब कुछ पहुँचना चाहिए, लेकिन क्या है ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अपने पैसे के सोच के चक्कर में वो रोक सकता है, ब्लॉक कर सकता है, इसको पैसे खाने उस चीज़ में, तो हमें अगर लग रहा है उसको शंका तो हम उसको निवारक नज़रबंद कर सकते हैं, समझा ना। यानी कि आवश्यक जो सेवाएँ हैं हमारी उसकी आपूर्ति, यानी कि पूर्ति होना है, उसकी आपूर्ति कराने में बाधा डाल रहा है वो व्यक्ति, हमें लग रहा है, तब हम उसको कर सकते हैं निवारक। ये 4 आधार पे कर सकते हैं, लेकिन करते फिर बहुत तरीके से इसका दुरुपयोग इसमें होता है। यानी एग्जाम्पल दे देंगे इन दोनों का
कि भैया राज्य की सुरक्षा खतरे में जा रही थी, ये लोग व्यवस्था खतरे में जा रहे थे, इसलिए कर लिया। हालांकि इसकी इतना बोल दिया है, बहुत डिफाइन ज़्यादा अंदर खूब खुश के करा नहीं है, तो आप किसी व्यक्ति को उठा लिया जाता था। हर राज्य के अपने अपने कानून बन गए, दोनों बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, राज्य भी केंद्र भी। तो केंद्र अपने हिसाब से कानून बनाता था, केंद्र अपने हिसाब से किसी व्यक्ति उठा लेता था। बहुत दुरुपयोग हुआ। एक मीसा नाम का एक्ट है, बहुत सारे कानून है, मैं 1-2 कानून लिखवा दे रहा हूँ खाली समझने के लिए। कोई बोलते अच्छा कोई कानून बनाए तो बता दे। और अपने अपने राज्य बना लेते। महाराष्ट्र ने अपने हिसाब से कानून बना दिया कि हम निवारक नजरबंद ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, और ये ऐसे बना दिया। तो खाली समझने के लिए, खाली ऐसे थोड़ी ब्रॉड माइंडेड के लिए एक अगला ये लिख लो कि मतलब कानून क्या क्या है। केंद्र सरकार के कानून, छोटा सा हेडिंग वाले बहुत छोटा लिख लो, केंद्र सरकार के कानून कौन कौन से थे। मीसा, ठीक है, टाडा, TADA, मीसा। एक इसकी फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, मीसा की क्या है, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा की क्या है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मेंटेनेंस स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये मीसा की होगी। टाडा, पोटा भी एक लिख लो, पोटा, POTA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। और टाडा की होमवर्क निकाल लो, पोटा की होमवर्क निकाल लो, होमवर्क में निकाल लेना, टाडा पोटा। ये 3 कानून जो बनाए थे केंद्र के कानून थे, ठीक है। ये वर्तमान में अब नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये लगाए थे, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया था। और वर्तमान में कौन से केंद्र के कानून है, कुछ बोला, UAPA, ये आपने सुना है एक एक्ट UAPA के बारे में। रासुका हिंदी में बोलते हैं, वैसे इंग्लिश में NSA बोलते हैं। एक क्या लिखो, UAPA, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। अब जो ये वर्तमान में नहीं है, ठीक है, ये वाले वर्तमान में अब नहीं चल रहे कानून। ये केंद्र सरकार ने लेकिन बनाए थे। जब हम कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी और पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे, कभी ओरली सुन लेंगे क्या है इसकी कहानी। लेकिन एक क्या हो गया, वर्तमान में चल रहे हैं UAPA, अनलॉफुल, ठीक है, अनलॉफुल ऐसे करके आपने सुना है इसका, ये बहुत चला था, मतलब BJP गवर्नमेंट ले आई थी, इसको थोड़ा संशोधन कर दिया था, ठीक। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम, इसमें संशोधन किया गया था, तो बहुत ज़्यादा इसमें वो हुआ था, ठीक है। यानी वर्तमान में कौन चल रहा है, UAPA चल रहा है और NSA चल रहा है, ये ध्यान रखना। ये केंद्र सरकार कानून है, ठीक है। NSA मतलब रासुका बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका, ठीक। और बता दूं 1-2, जैसे ये केंद्र के हो गए, राज्य के लिख लो, राज्य के कानून क्या हो गए। जब जम्मू कश्मीर में चलता था, जम्मू एंड कश्मीर में चलता था, PSA चलता था, अब नहीं चल रहा है, ठीक है, PSA चल रहा है, ठीक। PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ये जम्मू कश्मीर में चलता था, अब नहीं है ये वर्तमान में, ठीक। पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में था। महाराष्ट्र में मोका नहीं, मकोका बोलेंगे, मकोका पढ़ेंगे, मकोका। महाराष्ट्र राज्य में MCOCA, मकोका, ऐसे बस याद रख लो खाली। ये तो मैंने खाली आपको ऐसे बताया कि ऐसे राज्य ने अपने हिसाब से कानून बना लिए किसी भी निवारक, किसी को नजरबंद करने के लिए। राज्य के स्तर पर देखेंगे, जम्मू कश्मीर में PSA, महाराष्ट्र में मकोका, ठीक है, MCOCA। महाराष्ट्र मतलब इसकी फुल फॉर्म बताऊँ क्या, ऐसे बात, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, लेकिन ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मकोका याद रखो आप, क्यों तब उलझोगे अभी उस चीज़ में। ये ध्यान, केंद्र के कानून क्या थे, एक मीसा था, टाडा, पोटा, ये थे, ठीक। इनको हटा दिया, अब खत्म। अब वर्तमान में चल रहा है ये UAPA, इस पर बहुत विवाद हुआ था करंट में, क्योंकि इसके तहत किसी को भी राष्ट्र मतलब देशद्रोह बोलते हैं, देशद्रोह है, देशद्रोह ये हमारे राज्य के लिए खतरा है, और बोला राज्य की सुरक्षा, तो किसी को उठा लिया और कह दिया इस पर UAPA एक्ट लगा दिया केंद्र ने, और क्या राज्य की सुरक्षा आ इसलिए निवारक नजरबंद कर दिया हमने, ठीक। बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था इस वाले पे। और NSA यही बोले, रासुका बोलेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, वही वाली बात है, राज्य की सुरक्षा, इसमें आ गया, लोक व्यवस्था इसी में आ गया। तो किसी को उठा लिया, किसी पे NSA लगा दिया, किसी पे UAPA लगा दिया। बहुत कोई रिपोर्टर, अभी बात चल रही थी कि रिपोर्टर थे और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको उठा लिया,
क्यों लगा लिया कि भाई रिपोर्टिंग कल्चर किस कर रहे हैं कुछ और NSA लगा दिया। तो इसका बहुत दुरुपयोग लोगों के हिसाब से अखबारों में आ रहा है कि दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन सरकार बता रही है कि इसका ये है वो है, इसको भविष्य में ऐसा आशंका थी। समझ में आ रही बात? खत्म, ये समझ में आया। और महाराष्ट्र में ये है मकोका, और ये राज्य जम्मू कश्मीर PSA, ये PSA अब नहीं रहा, ठीक है, और ये नहीं रहा वो अभी भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ठीक। ऐसे ध्यान रखना, जो चल रहा है वो बता दिए। और ये पता चल गया निवारक नज़रबंदी 3 माह तक एग्जाम, ठीक है। निवारक नज़रबंदी पूरी समझ में आ गई अच्छे से, कि अगर हमें ये भविष्य में आशंका है कि अपराध कर सकता है तब हमने उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक। और उसको ये लेकिन 4 आधारों पर कर सकते हैं, तो वो 4 आधार ये हैं, ठीक है। और अगर 3 माह से ज़्यादा रख सकते हैं, 3 माह से अगर ज़्यादा रखना है हमें, तो हमें 3 सदस्यीय एक पैनल बनवाना पड़ेगा। उस 3 सदस्यीय पैनल में वो सलाहकारी बोर्ड होगा, सलाह हमें देगा कि वर्तमान, हाँ, केंद्र के कानून UAPA NSA यही खतरनाक चल रहे हैं। और ये इसमें जम्मू कश्मीर जो PSA है ये हट चुका है अब, और महाराष्ट्र में मकोका भी चल रहा है, ठीक है। ये वाली है अलग अलग राज्यों की, मतलब मैंने और एग्जाम्पल आपको बताया नहीं, अलग अलग राज्यों की हैं। पश्चिम बंगाल में अपने अपने कानून है, ठीक है, अपने अपने राज्यों के अलग अलग, लेकिन मैंने आपको लिखते वक्त भी बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ UAPA कानून समझेंगे हम कि है क्या ये बहुत ज़रूरी है। करंट का बहुत मुद्दा इसमें उठता है कि किसी को भी केंद्र सरकार आजकल पकड़ ले रही है और उसको और NSA, तो ऐसे आरोप लग रहा है केंद्र सरकार पे, आरोप लग रहा है केंद्र सरकार के अपने पक्ष हैं, अपने तर्क हैं कि भाई हम उनको क्यों उठा रहे हैं, और लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके अपने पक्ष अपने तर्क, हमें दोनों को पढ़ना पड़ेगा, हमें दोनों को सुनना पड़ेगा, फिर मत के जो राय होगी वो अलग निकालेंगे। हम किसी भी एक पक्ष में नहीं झुकेंगे, ना केंद्र सरकार के पक्ष में, ना इधर पक्ष में झुकेंगे। जो बात सही होगी और सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल आया करेंगे उन पे, हम उन पे बात करा करेंगे। और कोई ऐसा कोई डील करेंगे कि भैया ये केस लग गया इस व्यक्ति पे, अच्छा खासा रिपोर्टर है, बहुत फेमस है, इस पर एक केस लग गया, NSA लग गया या UAPA लग गया, तो उसका चलेगा कुछ केस, तो हम बात करेंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है और सरकार का क्या पक्ष था, किस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया, और उस व्यक्ति का क्या पक्ष है, ठीक, हम बताएंगे। तो ये आर्टिकल 22 समझ में आ गया कि मनमानी तरीके से गिरफ्तारी और निवारक नज़रबंदी से आपको संरक्षण होगा, यानी कि निवारक नज़रबंदी जो इतना बड़ी चीज़ है उससे आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये ध्यान रख लेना कि इसमें गिरफ्तारी कारण मनमानी वकील से परामर्श 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ये दो प्रकार के व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेंगे। कौन कौन से? शत्रु अन्य देशीय। शत्रु अन्य देशीय का मतलब क्या है यहाँ पे समझ लो। शत्रु अन्य देशीय का मतलब है कि एनिमी एलियन, मतलब कि ऐसे विदेश का व्यक्ति जिनसे हमारा इस टाइम के चल रहा है, युद्ध चल रहा है। अगर मान लो हमारे चीन से युद्ध चल रहा है तो चीन का कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पे आ जाएगा तो उसको निवारक नज़रबंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे उससे करिए तो उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि मुझे कारण बताओ गिरफ्तारी का, मुझे ये बताओ मनमाने वकील से, तो उसको हम ऐसा रोक सकते हैं, उसको हम ये अधिकार नहीं देंगे, ठीक है। शत्रु अन्य देशी का मतलब क्या होगा? जिस देश से हमारा युद्ध चल रहा है उस देश का व्यक्ति, लिख लो साइड में, जिस देश से युद्ध चल रहा है उस देश का व्यक्ति, मतलब इससे तात्पर्य ऐसे देश से व्यक्ति से है, ऐसे देश के व्यक्ति से है। शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य ऐसे देश के व्यक्ति से है जिससे भारत का युद्ध चल रहा है। शत्रु अन्य देशीय से तात्पर्य ऐसे देश के नागरिक से है जिससे भारत का युद्ध चल रहा है। ऐसे देश के नागरिक से जिससे भारत का युद्ध चल रहा है, ठीक है, जिससे भारत का युद्ध चल रहा है। बात समझ में आ गई? यानी कि अन्य देशी। और दूसरा क्या था यहाँ पे? दूसरा जो बताया ना, दो प्रकार के व्यक्ति को अधिकार नहीं है, या दूसरा क्या है? हाँ, अगर निवारक नज़रबंदी के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको भी ये अधिकार नहीं मिलेंगे, ये वाले गिरफ्तारी का कारण ये वाला मनमानी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये आर्टिकल 22 समाप्त समझें। तो आर्टिकल 22 समाप्त समझें तो हम स्वतंत्रता का अधिकार भी समाप्त समझें। तो आर्टिकल स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19, 20, 21, 21 से 22। 19 पढ़ लिया हमने, ठीक है। 19 में देख लिया कि 19(1)A, 19(1)B, 19(1)C, 19(1)D, 19(1)E, 19(1)F, 19(1)G, F नहीं G है, ठीक है। ध्यान रखना कौन सा है कौन सा नहीं, वो भी ध्यान रखना। 19 पढ़ लिया हमने कि वही D क्या बोलेगा? बाधा रहित आवागमन। D से याद रखो A क्या कहता है? प्रेस की, विचार की, अभिव्यक्ति, इन तीनों की स्वतंत्रता, ठीक है। और B क्या कहेगा? शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित आपको आंदोलन या सम्मेलन करना है। C क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सहकारी स्वतंत्रता वगैरह सी में आ जाएगा। D क्या है? बाधा रहित आवागमन, आप कहीं भी घूम फिर के कर सकते हो। और E क्या है? कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और F तो संपत्ति का अधिकार हटा देगा। G क्या है? पेशे, और कहीं भी कुछ पेशे वगैरह का आप कर सकते हो, लेकिन इन पर सब पे सीमाएँ लगी हुई हैं। पेशे में वही हमने ध्यान रखा था कि अफीम वगैरह का पेशा वैसा नहीं कर सकते हो कि हमें तो व्यवसाय करना अफीम का, उस पर राज्य अपना विशेष अधिकार बना रखे है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ सीमाएँ हमने पढ़ा है, सीमाएँ भी ध्यान रखना है। 8 सीमाएँ उस पर लगी, इन पर 2-2 सीमाएँ लगी किसी किसी पर, ठीक है, वो भी ध्यान रखना है। अमूमन लोक व्यवस्था वाली सीमा थी
और क्या है 19 पढ़ लिया, 20 क्या था, 20 में 1, 20 2, 20 3 थे, वो आपको अभी हमने रिवाइज कर लिए शुरू में, ठीक। और 20 में, और फिर 21 हमने पढ़ा जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार में बहुत सारे केस जुड़ के आए, जिसमें मेनका गांधी एक केस बहुत प्रबल केस है, उसको ध्यान रखा। उसी के तहत यानी कि जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, यानी कि बड़ा अधिकार है कंपोजिट, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अधिकार आपको मिले। जीवन रोजी रोटी का अधिकार है, ठीक है, स्वच्छता का स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, सोने का अधिकार है, निद्रा का ना, और इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार भी वो जीवन का अधिकार में शामिल आ जाएगा। यानी कि जीवन का अधिकार बहुत बड़ा है। हमने उसमें इच्छा मृत्यु देखा, जीवन के अधिकार को ही हमने समलैंगिकता से संबंधित देखा, मुद्दा एक देखा कि भाई धारा 377 थी IPC की, उसमें 3 प्रावधान थे, ध्यान रखना 3 प्रावधान थे, तीसरा वाला हटाया गया, ठीक है। और 2 क्या थे, वो नाबालिग से यौन संबंध, और एक था पशुओं से यौन संबंध। अगर कोई बनाता है वो अभी भी लागू है तो उसको अपराध घोषित माना जाएगा, और उसमें सजा कितनी थी, 10 साल या उससे अधिक, या फिर आजीवन कारावास, ठीक। तो वो 377 और 377 का वो प्रावधान हटाया गया। और ऐसे हमने देखा कि जीवन का अधिकार और मरने का अधिकार IPC की धारा 309 थी जो उसमें, ठीक है, मरने होने का। और यहाँ पर इच्छा मृत्यु वाला देख लिया हमने, यूथेनेशिया कंसेप्ट देख लिया। भारत में 2 तरह की यूथेनेशिया है, सक्रिय और वो बदलती है पैसिव, ठीक है, निष्क्रिय। तो सक्रिय यूथेनेशिया को तो कतई अवैध मानता है सुप्रीम कोर्ट की, ये तो बिल्कुल, क्योंकि वो अपने आप जब जी सकता है तो नहीं। और निष्क्रिय का मतलब कि जीवन रक्षक प्रणाली यानी कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से जीवित है, हाँ। तो उसमें क्या है, उसमें भी 2-3 शर्तें हैं कि भाई उसके जो केयर टेकर है या परिवारजन है उससे पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, और डॉक्टर के पैनल से अनुमति लेनी पड़ेगी, और आपको हाई कोर्ट के जज के, ठीक है। अब ये तीनों कह देंगे ओके ठीक है, इनकी जीवन रक्षक प्रणाली हटा दी जाए, और जैसे हटा दिया वो व्यक्ति मर जाएगा। और ऐसे ही एक व्यक्ति अपने जीते जी एक लिविंग विल बना सकता है कि मेरे, अगर मैं जीते जी आज कल को मुझे कुछ हो जाए तो मैं कोमे में चला जाऊँ और मुझे ऐसे सपोर्ट पे बिठाया जाए, तो किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे हटा दो, मेरे को एक बिल्कुल मानवीय, जैसे मैं मानवीय गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जी रहा हूँ, ऐसी गरिमापूर्ण तरीके से मुझे मरने का अधिकार भी है, ठीक है। ऐसे करके निष्क्रिय तौर पर जब हो जाएगा, सक्रिय होगा तो नहीं है। ये बात समझ आ गई। ये हो गया था 21, और 21 से हमने पढ़ लिया शिक्षा का अधिकार, ठीक। 21 में शिक्षा का अधिकार क्या था, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। उसमें क्या कहा जाएगा कि 6 से 14 वर्ष तक के लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, तो फ्री में और अनिवार्य जो जरूरी है वो शिक्षा प्रोवाइड कराएगा ये राज्य। और 86वां संविधान संशोधन में देखिए 3 चीज़ जोड़ेंगे, यानी 11वीं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 51(1) के, और आर्टिकल 21 से जोड़ा गया, और एक तीसरा क्या बोला, आर्टिकल 45 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 45 में पहले लिखा था 6 से 14 वर्ष लिखा था, उसमें बाल्यावस्था की देखरेख करी जाएगी और शिक्षा दी जाएगी, लेकिन वहाँ पे कर दिया गया, अब कर दिया गया 0 से 6 वर्ष कर दिया गया। तो ये 86वां संविधान संशोधन है, यानी कि शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। और फिर क्या था, 22 हमने ये पढ़ लिया है, स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा अधिकार आएगा इसके बाद, समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ लिया 19 से 22। अब क्या आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, 23 और 24, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो हम वो देखेंगे अगली क्लास में।